हेलो एवरीवन। मैं राम लखन साकेत आप सभी का एक बार पुनः अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद लखन में दिल से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने आप सभी को CSIR नेट और UGC नेट के बारे में डिफरेंशिएशन बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो CSIR नेट और UGC नेट को एक दूसरे के साथ अलग करता है। वैसे भी आप सभी इन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप सभी को पता ही होगा कि यह एग्ज़ाम किसी सरकारी मतलब कोई जॉब की गारंटी नहीं देता। यह तो क्या है आपका, ये आपका है क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम। मतलब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप सच में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो जाते हैं। मतलब इसके साथ साथ भी आपको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है। सबसे पहले इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में लेक्चरशिप, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD एडमिशन। आइए जानते हैं कि यह एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और स्पेशली मैं बात करूं तो मैं फिजिकल साइंस के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो हमने बताया आपको कि यह एक क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है। क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है मतलब कि आप आगे बढ़ने के लिए बेड़ा पार कर चुके हैं। जैसे आप पहले नहीं, जैसे आप 12वीं पढ़ रहे थे, तो आप जैसे 12वीं पास किए तो क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन करने के लिए मतलब आप आगे पढ़ाई करने के लिए आप योग्य हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट का एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है। नेट होता क्या है एक्चुअली? नेशनल नेट का पूरा नाम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। यह ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है। मतलब इस एग्ज़ाम को पूरे भारतवर्ष में PG कर रहे छात्र जिनकी हॉबी है, जिनका शौक़ है, जिनका प्रोफेशन है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ, रिसर्च में जाऊँ, तो वे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि CSIR नेट फिजिकल साइंस, तो CSIR नेट एक वैज्ञानिक और शोध अनुसंधान परिषद, इसका पूरा नाम होता है। इसमें क्या होता है कि यह क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। जैसे मैं हाल ही बात करूँ फिजिकल साइंस को लेकर के, तो फिजिकल साइंस में क्या होता है कि भौतिक शास्त्र में स्ट्रीम से अध्ययन कर रहे सभी छात्र, जैसे जो छात्र PG में MSc मतलब PG में कुछ भी कर रहे हैं, जैसे MTech कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, या कोई मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हों, जैसे फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंसेशन मेटल फिजिक्स। कंडेंसेशन मेटल फिजिक्स का ही नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और मैथमेटिकल फिजिक्स। इस प्रकार की तमाम सब विषय फिजिकल साइंस में मौजूद होती है। तो हम बात करते हैं CSIR नेट और UGC नेट में डिफरेंशन। फिर एक बार बात करते हैं डिफरेंशन क्या होता है, इनके बीच अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे CSIR नेट। देखिए क्या होता है कि CSIR नेट जो भी छात्र विज्ञान संकाय से अपना ग्रेजुएशन कर चुका है और ग्रेजुएशन करने के बाद वह PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और वह चाहता है कि मैं अपनी फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे प्रोफेशन में आगे बढ़ूं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट, सबसे सुनहरा मौका है CSIR नेट।
CSIR नेट साइंस संकाय के स्टूडेंट के लिए अवश्य होता है। इनमें से मुख्यतः सब आने वाले सब्जेक्ट जैसे लाइफ साइंस, बॉटनिकल साइंस, केमिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस और कई तरह की साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट हैं जो CSIR नेट पूछता है। और UGC नेट क्या होता है? UGC नेट में हाँ तो दोनों सेम ही, बट क्या होता है कि जो कला संकाय का छात्र है वो CSIR नेट नहीं दे सकता, और जो CSIR नेट के छात्र है वो UGC नेट नहीं दे सकता। इन दोनों में बेसिक सी कॉमन चीज़ है, ये दोनों सेम ही। मैंने पहले भी बताया, आप भी बता रहा हूँ कि दोनों क्वालिफाइड पेपर है, ये जॉब की गारंटी नहीं देता। और यहाँ तक कि हमने यह भी बताया कि ये पूरे भारतवर्ष में होने वाले एग्ज़ाम हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। हमारा तो मेन प्रायोरिटी यही है कि हम आप सभी को फिजिकल साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करें। जैसे हमने बात की फिजिकल साइंस की, तो फिजिकल साइंस में 10 प्रकार के 10 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे पहला है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स, तीसरा है क्लासिकल मैकेनिक्स, चौथा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, पाँचवा है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, छठवां है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, सातवां है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इस तरह प्लाज्मा फिजिक्स है, लेजर फिजिक्स है। ये सभी सब्जेक्ट फिजिकल साइंस को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाती है। जैसे फिजिकल साइंस क्या होता है कि फिजिकल साइंस में जो UGC नेट होता है, फिजिकल साइंस में 3 भाग में एग्जाम लेता है। जैसे पहला है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में क्या होता है? पार्ट ए में होता है कि पार्ट ए में आपको जनरल स्टडी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका पहला है रीजनिंग, और दूसरी है मैथ में अंकगणित, एडवांस मैथ्स, और इसमें लिमिटेड सब्जेक्ट मतलब टॉपिक होते हैं। जैसे अंकगणित की बात करूँ, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, एवरेज और लॉस एंड प्रॉफिट, LCM और सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस प्रकार की। साथ में और भी एक चीज़ पूछता है पाई चार्ट, टेबुलर स्टैटिक्स। ये सभी चीज़ें क्या होता है कि आपका अंकगणित में पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में वही है आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, और यहाँ तक कि आपको डाइस, और डाइस के साथ साथ आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, और आपको डिस्टेंस एंड स्पीड पूछी जाती है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछी जाती है। और साथ में आपको कई प्रकार की कुछ सब्जेक्ट चैप्टर हैं। आप लोग पता ही होगा कि रीजनिंग में किस किस प्रकार के सब्जेक्ट मतलब चैप्टर पूछे जाते हैं। हाँ, और बात करेंगे पार्ट बी की। तो पार्ट बी में हमने क्या अध्ययन किया करूँ, मतलब पार्ट बी में क्या चीज़ पूछती है। जैसे पार्ट बी में कोर सब्जेक्ट पूछता है। कोर सब्जेक्ट क्या होता है? जो आपके विषय रिलेटेड होते हैं। विषय रिलेटेड में आपके मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सभी विषय मौजूद होती है। और पार्ट सी में आपका एडवांस फिजिक्स पूछता है। एडवांस फिजिक्स मतलब विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें अंक भी ज़्यादा होता है, समय भी लगता है, और आपको
ज़्यादा चीज़ें हल करनी होती, मतलब ज़्यादा चीज़ें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना, मतलब हल करना होता है। जैसे हमने पार्ट ए में देखा कि पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 15 करने हैं, 5 नहीं करने हैं। उसमें हर नियम ही ऐसा। और पार्ट बी में आपको 25 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिनमें से आपको 20 कर सॉरी पार्ट बी में आपको 25 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 25 क्वेश्चन में आपको 20 करने हैं, अर्थात 5 नहीं करने हैं। और पार्ट सी में आपको 30 क्वेश्चन दिए रहेंगे। पार्ट सी में आपको 30 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिनमें में आपको टोटल 25 करने हैं। ये एग्ज़ाम की क्राइटेरिया ही ऐसी है। पार्ट ए में आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। हाँ, जानकर अत्यंत हैरानी होगी, आप लोगों को पता भी होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि जो CSIR नेट होता है उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान बहुत अच्छी तरह से दिया है। जैसे 1/4, जब आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। इस प्रकार दंड आपको किसी भी चीज़ की, मतलब कोई एग्जाम में क्वेश्चन गलत करने पर आपको इन सभी चीज़ों से निपटना पड़ेगा। पार्ट बी में 2.5 मतलब 2.5 अंक मिलेंगे। पार्ट सी में आपको 3.5 मार्क्स मिलेंगे। यदि हम बात करेंगे स्कोरिंग कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए। पार्ट ए क्या होता है कि पार्ट ए में हमें मार्क्स मिलने, अधिक अंक मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है पार्ट ए में। पार्ट बी आपका कोरिलेटेड सब्जेक्ट, यदि आपका सब्जेक्ट ब्रांडेड है, आपका बेस मजबूत है, आप अच्छे से अध्ययन करें, तब तो आपकी भाई बल्ले बल्ले। पार्ट सी में वही एनालिसिस क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी यदि आपका बेस मजबूत है, यदि आप अपने पीजी या अपना तैयारी मजबूत किए हैं, तो क्या होगा कि चीज़ें अच्छे से बनेगी। और यदि आप पार्ट सी कर लेते हैं तो पार्ट सी में तो आपकी भाई मौज ही मौज है। पार्ट सी में 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन 3.5 मार्क्स, मतलब 3.5 नंबर। हाँ, ये मानता हूँ कि आपको 1/4 ऋणात्मक प्रश्न से निपटना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं कि हम चीज़ें बनेगी तो हमें निगेटिव मार्किंग की समस्या कम होगी। यदि चीज़ें नहीं बनेंगी तो भाई वो तो सिस्टम है ही कि 1 नंबर, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत करोगे, सॉरी 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 तो कटेगा ही। यहाँ तक कि इसमें मज़े की बात है, सबसे पहले यदि हम हल करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में क्या होता है कि आप जैसे आप CSIR नेट के साथ साथ और भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप SSC CGL कर रहे हैं, CHSL कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, PO कर रहे हैं, या फिर व्यापम रिलेटेड एग्ज़ाम जैसे MP पुलिस, SSC GD से रिलेटेड जैसे BSF CSIF एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग होगी, अच्छी पकड़ होगी, तो आप पार्ट ए के लिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें रीजनिंग और गणित का भंडार होता है। पार्ट बी जैसे मैंने बताया कि आपकी यदि विषयों की पकड़ मजबूत है तो आप भली भांति चीज़ों को हल कर सकते हैं। और सबसे पहले बात यह है, पार्ट सी में वही सेम रूल, आपकी विषयों की पकड़, लेकिन क्या है एडवांस के लिए आपको मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एवं न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स तो कोर के सब्जेक्ट के अंदर आ जाती है। इसमें ज़्यादा वेटेज आपका एडवांस फिजिक्स में नहीं रहता, बट क्या होता है कि अक्सर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एनालिसिस क्वेश्चन के अंतर्गत डाल देता है। जैसे हमने बात ही मैथमेटिकल फिजिक्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं
जो आपको पार्ट बी में भी देखने को मिलेगा, पार्ट सी में भी देखने को मिलेगा। पार्ट बी में क्या होता है कि अक्सर CSI नेट का तो एक खास एडवांटेज है कि यह हमेशा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही देगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटीज़ की न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही होगी। सेकेंड में अर्थात पार्ट सी में एनालिसिस क्वेश्चन, एनालिसिस किसका करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहीं करेंगे। और पार्ट ए में क्या होता है कि पार्ट ए में आपका वही, ऐसा है नहीं कि गणित का ही क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग का ही क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको विषय रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और हाँ, ये तो हमने बात कर ली सब पे कि ये क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। छोड़िए, अब हम बात करेंगे कि इन सभी चीज़ों को निपटने के लिए हम कौन से स्टडी मटेरियल, कौन सा नोट्स, कैसा PYQ हल करेंगे, ऐसा क्या करें, कैसा रोड मैप बनाए, ऐसा क्या करें जिससे हमारी तैयारी और भी मजबूत हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा बुक फॉलो करें। यदि आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज कर रहे हैं, टैबलेट यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आपको गूगल में लिखना है। जिस चीज़ के भी लिए आपको PDF चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप गूगल में सर्च करो, ऑलरेडी आपके पास होगी PDF के रूप में, उसे सर्च करिए। अब आपको CSIR नेट से आपको सब्जेक्ट सिलेबस निकाल लेना है, सिलेबस निकाल के आपको मिला के उसका अध्ययन करना है। और यहाँ तक कि आपको कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मान लीजिए अनअकैडमी, PW, IFS, कैरियर इंडेवर, प्रोबेगा, कई प्रकार की वेबसाइटें हैं, एप्लीकेशन हैं, जिनमें आप जुड़ के आप अपनी तैयारी को अच्छा मजबूत बना सकते हैं। यदि हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल की, तो यूट्यूब चैनल में वही आपका PW, CSIR नेट, IIT JEM वाला एक है, दूसरा है IFS, तीसरा है अनअकैडमी, चौथा है क्या है, सुपर कोचिंग। और इस तरह कई प्रकार के यूट्यूब चैनल हैं जो आपको आपकी तैयारी करने में मदद करेगी। सबसे पहले देखिए इनमें से क्या होता है, इनमें क्या होता है कि एक आपको प्रॉपर 8 घंटे 9 घंटे की वीडियोस मिल जाती हैं। अक्सर हमने अपने पढ़ाई के दौरान देखा है कि 8 घंटे 10 घंटे की रिवीजन क्लासेस यूट्यूब में बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये चीज़ें कब समझ में आएगी, ये चीज़ें तभी समझ में आएगी कि जब हम उन चीज़ों को, हमारा विषय से अच्छा पकड़ हो, तब ना हम रिवीजन कर पाएंगे, वरना तो हवा निकल जाएगा। और यहाँ तक कि एक और समस्या है, जैसे आप मान लीजिए आप क्या हैं, हिंदी मीडियम से, तो भैया मुश्किल है। इस हिंदी मीडियम में क्या होता है कि हम लोग अपना ग्रेजुएशन, मतलब जो छात्र मतलब जिसका सब्जेक्ट बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से हो, उन्हें तो इंग्लिश सीखने में बहुत समस्या जाएगी। यदि हम देखें तो आपका ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम में हुआ होगा, आपका इंटर की पढ़ाई भी हिंदी मीडियम से होगी, तो आप PG कर रहे हैं तो PG, मैं तो भाई इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ने को मिल रहा है मुझे अपने PG क्लासेस में। तो इसमें क्या होगा कि टेंशन भी बढ़ेगी कि हिंदी मीडियम है, कैसे हम पढ़ें, तो उनके लिए एक समस्या हो जाएगी। तो उनके लिए क्या है कि अक्सर गूगल में भी आप टाइप करेंगे, स्टडी मटेरियल सर्च करेंगे, तो उसमें भी इंग्लिश से ही आएगी, फार्मूला रिलेटेड थ्योरी भी इंग्लिश में ही आएगी। तो यदि आप PG इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है। और क्या है कि जो CSIR नेट होता है उसमें से यदि आप इंग्लिश मीडियम में पेपर देना चाहते हैं वो तो भाई और अच्छी बात है कि आपके सब्जेक्ट की पकड़ बहुत अच्छी होगी, आपको इंग्लिश में चीज़ें समझ में आएंगी, आप उस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाएंगे। यदि आपके पास इंग्लिश मीडियम का बुक है और आप चाहते हैं कि मुझे हिंदी मीडियम में मिले तो गूगल ट्रांसलेट एक अच्छा एप्लीकेशन है। और एक है PDF कन्वर्टर नाम का एक ऐप है जिसमें आप स्कैन करो तो आपकी पूरी इंग्लिश हिंदी में आ जाएगी। तो आप हिंदी ऐसा करने से ही आप हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, इसमें आपको टेंशन मतलब इसमें आपको आज समय बर्बाद होगा। भाई देखिए क्या है कि कोई चीज़ पाने के लिए तो इतना तो करना पड़ता ही है। और आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम आपको आपके बीच कुछ नया लेके आएंगे, कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे जो आपके साथ साथ हमारे लिए भी लाभदायक हो और मेरा समय देना किसी और के लिए मतलब आप सबके लिए अच्छा उपयोगी हो, ताकि हमारा मेहनत आपके लिए लाभदायक हो। ठीक, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।